हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मेरा नाम जय शर्मा है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी के लेक्चर्स। आज का जो मेजर थीम रहेगा इट इज़ टू इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकॉनमी। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखे जाएंगे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन देखा जाएगा इकोनॉमिक्स एंड द इकॉनमी में, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। फॉर एग्जांपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में देखा जाएगा, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में जाना जाएगा, राइट। वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमीज के बारे में आज हम देखेंगे, राइट। बट द मेजर क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट में ये रहता है कि व्हाई टू रीड इंडियन इकोनॉमी, राइट। इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज फॉर अ कंट्री, for its aspirants to read the Indian economy, because कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है या कोई भी सोसाइटल डिसीजन लिया जाता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आता है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चीज हम देखेंगे इट इज द डेफिनेशन टू इंडियन इकोनॉमी, राइट। इंडियन इकोनॉमी की अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें यही चीज बताया जाता है कि कोई भी कंट्री में जितने भी गुड्स हैं, राइट, उनका किस तरीके से यूज किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल इसकी अगर डेफिनेशन देखे जाएंगे तो गुड्स आर स्कैर्स, राइट। इसमें दो आइडियाज आए जाएंगे कि गुड्स आर स्कैर्स एंड सेकंड टू यूज इट एफिशिएंटली, राइट। सो इसकी डेफिनेशन इज इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कैर्स रिसोर्सेज for the production and to use it efficiently, right। कि उसको efficiently use करना है कि goods की scarcity भी ना हो और उसका use भी efficiently हो। तो यहाँ पे दो की ideas रह गए कि goods are scarce and use it efficiently, right। So economy study the economic activities, right, economic activities of a country, for example profit loss, livelihood, occupation, wage, employment and etc, right। Next is micro and macro economics, right। So what is the difference between microeconomy and macroeconomy? In a basic layman term, micro compose a part of society, right। एक society है उसका part है that is micro, and the whole society is macro, right। for example इसका एक basic example ये है कि a rise in inflation, कि एक market में for example इंडियन इकोनॉमी का जो मार्केट है उसमें inflation rise हुआ है, right। so inflation rise होगा, so उससे जो raw materials है उनका prices बढ़ेगा, उससे production cost बढ़ेगा और जो एंड में कंज्यूमर है उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। तो जो राइज इन इन्फ्लेशन है दैट इज मैक्रो इफेक्ट, और जो कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है दैट इज माइक्रो इफेक्ट, राइट। सो माइक्रो इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड द मैक्रो इज द होल सोसाइटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कोई डाइवर्सिटी में इसका एग्जाम्पल देखे तो एक फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज है, right। so the trees is a micro part और जो पूरा forest है that is the macro part, so that is a basic definition between micro and macroeconomics, right। micro एक bottoms up approach लेता है कि for example मैंने जो example दिया था consumers का कि consumer को ज़्यादा price pay करना पड़ता है due to rise in inflation, right। inflation means rise in price, so कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा ड्यू टू राइज इन इन्फ्लेशन, राइट। सो यहाँ पे बॉटम्स अप अप्रोच रहता है कि जो सबसे बॉटम सेक्शन है, राइट, दैट इज द कंज्यूमर्स। एक इकोनॉमी में वेरियस सेक्शंस आते हैं, प्रोड्यूसर्स, फिर ट्रेडर्स, फिर मीडिएटर्स, फिर कंज्यूमर्स, राइट। सो माइक्रो एक बॉटम्स अप अप्रोच रखता है, राइट, और जो मैक्रो है वो टॉप डाउन अप्रोच रखता है। सो वेरी क्लियर डिफरेंशिएशन। इसका एक एग्जाम्पल है कि माइक्रो ट्राइज टू अंडरस्टैंड द चॉइसेस विच कंज्यूमर्स मेक एंड द इनकम दे अर्न, राइट, एंड मैक्रो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, राइट। कि माइक्रो जो है
वो कंज्यूमर की चॉइसेस को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज द बॉटम पे है, और जो मैक्रो है वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे फोकस करता है। क्लियर? So that is the basic differentiation between micro and macro. Now micro and macro economy का concept कब आया? After the Great Depression of 1929, right? After the Great Depression of 1929 में micro and macro economy का concept आया। जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, उसमें सबको रीजन ढूंढना था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पूरी ग्लोब की इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई, राइट? सो उसमें बेसिक रीजन ये पता चला कि कोई भी इकोनॉमी ने, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी ने डिफरेंस जो सेग्रीगेशन होता है इकोनॉमी का, माइक्रो एंड मैक्रो, उस पर इतना फोकस नहीं किया था, राइट? सो माइक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट दे लुक डिफरेंट, वो है थोड़े डिफरेंट, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? Next is the difference between economics and the economy, right? So इनमें basic difference क्या है? Economics and the economy. Economics is a theoretical part, right? And the economy is a practical part. तो अपने को अगर कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए पहले अपने को थियोरेटिकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तभी अपने कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा थियोरेटिकली, उसको अपने प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, राइट? सो इसका बेसिक डेफिनेशन ये है, द डिफरेंस इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी इज द इकोनॉमीज विल कम आउट विद थियरीज ऑफ मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, एंड द इकोनॉमी is the real picture of things which emerges after the application of those theories. Clear? Now इन दोनों को यूज करके, that means economics को अगर समझना, इकोनॉमिक्स समझ के अपने इकोनॉमी को समझ पाएंगे, राइट? अगर अपने जब तक टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, राइट? इसलिए इकोनॉमी में भी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ही होएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ोगे, बेसिक डिफरेंस नहीं पढ़ोगे, तब तक आप इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ पाओगे। सो थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, और इन दोनों का रियल पर्पस क्या होता है? दैट इज द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट? इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़ी जाती है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, इनडायरेक्टली द ह्यूमन लाइफ। क्लियर? इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले इन अ सर्टेन रीजन, राइट? कि एक कंट्री में जो इकोनॉमी समझा जा रहा है वो वहां की इकोनॉमी हुई। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, क्योंकि वहां पे जो इकोनॉमी की स्टडी की जाती है वो वहां की इकोनॉमी हो जाती है। क्लियर? एंड यही अपना सिलेबस है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अपने पढ़ेंगे to understand the economy. Clear? So that is our syllabus, Indian economy. Our next topic is organizing an economy, कि हर कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, डिपेंड अपॉन देयर कल्चर, देयर जोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ के प्रोडक्शन पैटर्न्स क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे हर कंट्री ने अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट किया है। बट ये एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन रहा है, बहुत सारे कंट्री में इसको लेके बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो गए हैं। सो तीन टाइप के इकोनॉमी एडॉप्ट की जाती है मेजरली। फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा, उनका एक काम था, दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशन। सो वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में एम्फेसाइज किया इन 1776। सो इन इस वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने तीन चीज पे एम्फेसाइज किया। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि लेबर क्लास का प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, राइट? कि मैनेजरियल क्लास का एक होगा, लेबर क्लास होगा। सो इस तरीके से हर एक क्लास का डिवीजन होना चाहिए। सेकेंड इज लेजर फेयर। लेजर फेयर मीन्स द नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन, राइट? दैट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म।
और जो थर्ड चीज उन्होंने बोली, दैट इज द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस, राइट, दैट इज प्राइस मैकेनिज्म. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, is interesting thing कि what is the invisible hand, right, invisible hand of market forces. So invisible hand is a consumer choice, right, consumer desire for a particular product. इन्होंने इनविजिबल हैंड का बोला कि इनविजिबल हैंड मार्केट में जो इकोनॉमी है वहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा. इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस, राइट, ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना लॉस बहुत कम हो रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम सेट करेगा इकोनॉमी में. सो इनविजिबल हैंड में क्या होता है कि एक कंज्यूमर चॉइस करता है, एक डिजायर करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ए डिजायर्स फॉर कॉफी एंड कंज्यूमर बी डिजायर्स फॉर टी. सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉफी की डिमांड होगी तो सिर्फ कॉफी की सप्लाई होगी, तो बाकी जो टी की सप्लाई है वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट की डिजायर कर रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट की चॉइस कर रहा है. सो इससे जो एक इक्विलिब्रियम होगा वो सेट होगा कि कॉफी का भी उतनी डिमांड सप्लाई है और टी की भी डिमांड सप्लाई है. सो इससे एक इक्विलिब्रियम लेवल सेट हो जाएगा, राइट. सो फर्स्ट थिंग वाज डिवीजन ऑफ लेबर. Second, establishing an environment of laissez-faire, that is the non-interference by the government. And third, he proposed the invisible hand, कि एक इनविजिबल हैंड जो मार्केट मैकेनिज्म होगा, जो प्राइस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेगा कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिफाइन होगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. सो उससे एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा इकोनॉमी में, राइट. देन इसका एक बेसिक स्टेटमेंट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, दैट इज द डिसीजंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस टू सेल are taken by the government, by the private enterprise in this system, right, with the state having no economic control. यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, at what price पे प्रोड्यूस करना है, ये सब और सब प्राइवेट एंटरप्राइज एक सिस्टम है वो डिसाइड करेगा, राइट, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड इज अ स्टेट इकोनॉमी. स्टेट इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, राइट. कार्ल मार्क्स ने जो 19th सेंचुरी में यूरोप में जिसके बेसिस पे कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, दैट इज सोशलिज्म, राइट, कि एक कलेक्टिव ओनरशिप होगा सोसाइटी का, दैट इज द लेबर क्लास, कि एक लेबर क्लास का एक ओनरशिप होगा सबका मिला के. सो उसको इंटरप्रेट करके कम्युनिज्म आया. सो उन्होंने दो वर्जन बताए थे स्टेट इकोनॉमी के, मतलब उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे दो वर्जन बने स्टेट इकोनॉमी में. द फर्स्ट वाज द सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में उन्होंने एम्फसाइज किया अबाउट द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट. व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन होगा, जिससे प्रोडक्शन किया जाएगा, राइट. प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन सब के बेसिस पे प्रोडक्शन किया जाएगा, दोज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सो यहाँ पे जो ओनरशिप होगा इट इज द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द सोसाइटी, राइट. ना ही प्राइवेटाइजेशन है और ना ही यहाँ पे स्टेट ओनरशिप है, ना ही गवर्नमेंट का ओनरशिप होगा, ये सोसाइटी का कलेक्टिव ओनरशिप होगा. एंड सेकेंड इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी. नाउ कम्युनिस्ट इकोनॉमी में उन्होंने स्टेट ओनरशिप के बारे में प्रपोज किया था कि स्टेट ओनरशिप मींस कि जितना भी ओनरशिप है मींस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, वो किसका रहेगा? वो स्टेट का रहेगा, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट. नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया गया आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. जो 1929 में डिप्रेशन आया तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे यूएस में, जिन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया था. तो वहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन में आइडियाज थे अबाउट द लेज़र-फेयर, नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, division of labor and the concept of invisible hand,
ये दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि इन्हीं के वजह से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला था कि ये प्रिंसिपल्स फेल हुए तभी डिप्रेशन आया ये इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। और तब एक नए अप्रोच की एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, तो वहाँ पे एक नया अप्रोच भी आया बाय जॉन कीन्स इन हिज द जनरल थियरी of employment, interest and money, right, 1936. So उन्होंने इसमें कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए, अपने आइडियाज दिए। सो उन्होंने इसमें दो चीज़ों पे मेजर क्वेश्चंस किए। फर्स्ट वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर फेयर, राइट, कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन था कैपिटलिज्म में, कि हर चीज़ प्राइवेट एंटरप्राइज डिसाइड कर रहा था, कितना डिमांड होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सप्लाई होगा, कितना प्राइस होगा, उसके बेसिस पे डिमांड हो रहा था। तो ये सब प्राइवेट एंटरप्राइज डिसाइड कर रहा था। सो यहाँ पे मेजर क्वेश्चन किया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरवेन करता तो डिप्रेशन शायद नहीं हो पाता, राइट, डिप्रेशन नहीं होता, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी बच जाती फॉर गोइंग इनटू डिप्रेशन। सो इसके बेसिस पे उन्होंने ये किया कि स्टेट इंटरफेरेंस इज necessary whenever the economy demands, कि एक इकोनॉमी जब डिमांड करेगी कि अब स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा वरना इकोनॉमी डिप्रेशन में चला जाएगा, तब स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। सो द फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन किया, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर फेयर, राइट। नाउ सेकंड उन्होंने क्वेश्चन किया, दैट इज द इनविजिबल हैंड, राइट। उन्होंने इनविजिबल हैंड के बारे में अपने कॉन्सेप्ट दिए, अपने आइडियाज दिए कि इनविजिबल हैंड इज पॉसिबल, राइट। वो पॉसिबल है कि एक कंज्यूमर अपने डिजायर, अपने डिमांड पे सप्लाई डिपेंड कर रहा है, वो अपने डिजायर कर रहा है जिससे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। बट उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल भी है इनविजिबल हैंड का, बट स्टिल जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पुअर्स है, राइट, कि ये पॉसिबल कब होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा, ऑन द कॉस्ट ऑफ पुअर, राइट। ये उनका कॉन्सेप्ट था कि इवन एट इट्स फुल पोटेंशियल द पुअर पीपल विल रिमेन अनएम्प्लॉयड, राइट, कि जो पुअर पीपल है वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। सो इनविजिबल हैंड पे भी उन्होंने क्वेश्चन किया। सो उन्होंने इस तरीके से एक थियरी दी, दैट इज द मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में उन्होंने ये चीज बताया कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया है ऑन द वन हैंड, और ऑन द अदर हैंड उन्होंने बोला है कि स्टेट इंटरवेंशन इज नेसेसिटी, कि जब भी इकोनॉमी में डिप्रेशन जैसा हो तो स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई कम ज़्यादा करने के लिए। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने अभी रिसेंटली कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स ला रहे हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई मेंटेन रहे। सो इस तरीके से स्टेट इंटरवेंशन, राइट। सो इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी, राइट। So that was the mixed economy, the concept given by John Keynes, right? So he suggested strong government intervention in the economy to get the economy out of the depression. He suggested an increase in government expenditure, right? That is the, for example, recapitalization of public sector bank, discretionary fiscal policies, lower interest rate, cheap money supply, and etc. to boost the demand and supply. To majorly boost the demand of goods and services, right? Next topic is the sectors of an economy, right? हर economy में various type of sectors है depending upon their economic activity, कि उनकी economic activity क्या है, the production activity क्या है, उसके accordingly वो कौन से सेक्टर है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में वेरियस सेक्टर्स बनाए गए हैं जो सेग्रीगेट किया गया है फॉर अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन, कि कोई भी अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो डायरेक्ट वहीं पे कैपिटल इन्फ्यूज किया जाए और उससे वो सेक्टर से डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करके पूरे इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, राइट। सो इसके लिए तीन ब्रॉड कैटेगरीज है। फर्स्ट इज द
प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है जिससे डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स किया जाता है, राइट, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फ्यूल्स, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमीज में माइनिंग को भी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने माइनिंग एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है। सो सच इकोनॉमीज वो होती है जो नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करती है। सो दीज आर द प्राइमरी सेक्टर, राइट। सेकेंड इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है, राइट, जिसके अंदर जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज आए गए हैं प्राइमरी सेक्टर के, उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर, राइट। इसमें एग्जांपल्स है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बिस्किट्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा, right. Third is the tertiary sector. Tertiary sector includes the economic activities जहाँ पे different services दी जाती है। Services such as education, banking, insurance, transportation, tourism, etc. ये सारे service sectors हैं। Next topic is the types of economies, right. Depending upon the particular sector, हर country का एक sector होता है, अलग अलग सेक्टर्स है, हर कंट्री में अलग अलग सेक्टर है, उसके बेसिस पे वो कौन सी इकॉनमी में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है तो वो एग्रेरियन इकॉनमी, राइट। कोई कंट्री में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट है तो वो सर्विस इकॉनमी। वैसे ही इंडिया में अगर देखा जाए तो बिफोर आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया में एग्रीकल्चर को काफ़ी बूस्ट मिला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। सो उसके बेसिस पे मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, राइट। सो इंडिया वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी देन, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया उससे मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय होने लग गए, काफ़ी ज़्यादा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन उसमें एम्प्लॉय है, सो सर्विस इकॉनमी हो गया। सो फर्स्ट देखा जाता है तो एग्रेरियन इकॉनमी। सो एग्रेरियन इकॉनमी वो होते हैं जब जिसमें जीडीपी, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें 50% शेयर एग्रीकल्चर से होगा। सो दैट इज एग्रेरियन इकॉनमी, राइट। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल इकॉनमी, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर दैट इज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर दैट इज द रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सो अगर वहाँ पे जीडीपी 50% से ज़्यादा कंज्यूम होता है, कंट्रीब्यूट करते हैं वो, सो दैट इज देन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी इज नोन एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, राइट। नाउ थर्ड, एक इकोनॉमी जहाँ पे 50% या ज़्यादा से प्रोड्यूस होता है फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर, राइट। जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो 50% या उससे ज़्यादा होगा तो वो सर्विस इकोनॉमी में इंक्लूड होगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम, राइट। हर कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। इसका मेजर एम यही होता है टू डिफाइन द वेलबींग ऑफ द सिटीजन, राइट। और इसमें मेजर जो फोकस रहेगा ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि एक इनकम लेवल पे, नेशनल इनकम मीन्स द इनकम लेवल ऑफ द कंट्री, इनकम लेवल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और उसके बेसिस पे उसका वेलबींग क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है। सो इकोनॉमीज कंपेयर किया जाता है कि कौन सी कंट्री में डेवलप है, कौन सी डेवलपिंग है, कौन सी अंडर डेवलप है। सो वो सारी चीज़ें नेशनल इनकम से कैलकुलेट किया जाता है। सो देयर आर 4 ways to calculate income of an economy, right? The first is the gross domestic product, that is the GDP. GDP means the total production, total domestic production of goods and services within the boundary of the country, कि एक कंट्री के अंदर कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप, कि कोई भी सिटीजन हो, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया हुआ है इंडिया में,
कोई फॉरेन कंट्री का, सो वो भी अगर इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ विद इन द कंट्री में जितना प्रोडक्शन होगा इन वन फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री में, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। फॉर इंडिया का फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। नाउ डिफरेंट यूजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, की जीडीपी के कॉन्सेप्ट का यूज क्या क्या है, राइट। सो फर्स्ट इज द पर एनम परसेंटेज चेंज, that is to define the growth rate of a particular economy, right. For example, a country A, in a hypothetical example, a country A having a GDP of rupees 100, right, in financial year 2019-20, which has been raised to 107 in financial year 2020-21, right. So it rise by 7 rupees, so that is the 7%. So the growth rate of that particular country is 7%, right. So to define the per annum percentage change in its growth rate, कि एक growth rate कितना परसेंट से growth हुआ है in the percentage term, that is 7%. The example was the 7%. So GDP has been used to calculate the per annum percentage change. Now second concept is the quantitative concept. So GDP का concept use किया जाता है to calculate the quantitative aspect of an economic production, कि एक economy में कितना volume और कितना size में domestically production किया गया है, right. But GDP does not say anything about qualitative aspect, कि क्या quality में production हुआ है, right, क्या income उससे हुआ है, वो चीज जीडीपी डिफाइन नहीं करता। The third most important topic is the important use is the purchasing power parity, right. Now what is purchasing power parity? Purchasing power parity means एक particular product है ये कंट्री में, that is इंडिया में, और वही प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो दूसरी कंट्री में क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू परचेज अ पेन, राइट, वो पेन इंडिया में 50 रुपीज का है, बट वही सेम पेन यूएस में $1 का है। दैट मीन्स $1 में वो पेन वहां मिल रहा है, वो यहाँ पे 50 रुपीज में मिल रहा है, राइट। दैट इज $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, कि वहां पे परचेजिंग जो पावर है, वहां पे परचेजिंग पावर $1 इज इक्वल्स टू इंडियाज परचेजिंग पावर ऑफ ₹50, राइट। सो यहाँ पे पैरिटी की जा रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी। So IMF uses purchasing power parity to rank economies, कि ये economy third grade economy, second grade economy, fourth greatest economy, first greatest economies on the basis of purchasing power parity. Clear? Next concept, the next method about calculating the income level from after GDP is the net domestic product, right. Now what is net domestic product? The formula for net domestic product is a GDP minus depreciation, right. Now what is depreciation? Depreciation means एक particular product की value कम हो रही है। For example एक rate of depreciation decide किया जाता है। If you have an automobile, right? If you have an automobile, for example, a motorcycle, whose value was 1 lakh the time you purchased, right? For example, 5 years back, मैंने एक motorcycle purchase किया, that was 1 lakh. Now I want to resell it. मेरे को वापस उसको सेल करना है, right? मेरे को रीसेल में निकालना है। सो उसकी अब वैल्यू मैंने मार्केट में पूछा तो फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू हो गई अराउंड 70,000, राइट। सो 30,000 जो है वो कम हो गया। तो जो 30,000 वैल्यू कम हुई है दैट इज डेप्रिसिएशन, राइट। दैट इज द वियर एंड टियर, कि उसका मैकेनिज्म में चेंजेस हुए होंगे, पुराना हुआ होगा, यूज हुआ होगा, राइट। काफी ज्यादा रप्चर हुआ होगा, कुछ सर्विस हुआ होगा, मेंटेनेंस हुआ होगा, पार्ट्स खुले होंगे। सो वो सब के बेसिस पे एक डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट किया जाता है।
बट जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये कैलकुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया में वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कैलकुलेट करेगा, राइट। वरना तो बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे कि ये पर्टिकुलर एक सिटीजन कोई और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है, वो कोई और कर रहा है। सो इसलिए गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रखा है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, फॉर इलेक्ट्रिक फैन गवर्नमेंट हैज कैलकुलेटेड हैज सेट 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, कि हर साल वो फैन की 10% वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परचेज अ फैन ऑफ ₹3000, मैंने जैसे आज 3000 में एक फैन परचेज किया, सो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू 10% से कम हो जाएगी, डेट इज 300 माइनस हो जाएगा, सो द वैल्यू विल बी 2700। फिर उसके नेक्स्ट ईयर में वापस 10% कम हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में वापस 10% कम हो जाएगा, अनलेस इट इज चेंज बाय द गवर्नमेंट। सो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट, सेट बाय द गवर्नमेंट and which will be followed by the Indian citizens. So इसके basis पे depreciation calculate किया जाता है, right? अब what is the logic behind subtracting depreciation from gross domestic product, right? कि एक domestically जितना production हुआ है country में for goods and services का, अब उसमें से कुछ loss हुआ होगा, एक साल में कुछ चीजें खराब हुई होगी, उनमें सर्विस हुआ होगा, मेंटेनेंस हुआ होगा, सो उससे जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बेसिस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन किया जाता है। और जो लॉस हो गया उसको डिडक्ट करके जो एक्चुअल वैल्यू बचती है, दैट इज द एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो दैट इज the concept or the logic behind subtracting gross depreciation from gross domestic product, right? So that is net domestic product. Now there are, like GDP, there are different uses of the concept of net domestic product, right? So the first was for domestic use only. But domestic use means ki to understand the pattern or the pattern of depreciation or the loss, the pattern of loss, कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम किस तरीके से कैलकुलेटिव स्टेप्स ले कि हमारे प्रोडक्ट का हमें अगर सेल करना है तो कौन से टाइम में सेल करें, कितने प्लानिंग से सेल करें कि उसकी वैल्यू, उसका रीसेल में इतनी वैल्यू उसकी वापस आ जाए, राइट। So that was for domestic use only, to understand the historical situation of the loss due to depreciation to the economy. Also used to understand and analyze the sectoral situation of depreciation in industry and trade in comparative periods, right? Now second use is to show the achievements of the economy. For example, mankind has developed steps, उन्होंने काफ़ी सारे steps ले लिए to develop lubricants, कि जो भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, राइट, जो मशीनरीज है उनमें मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, तो उनमें वो स्मूथ मैकेनाइज करे, तो उसके लिए बहुत सारे लुब्रिकेंट्स डेवलप किए गए हैं, बॉल बियरिंग्स डेवलप किए गए हैं कि उनमें रप्चर ना हो, राइट, कि वो वेयर एंड टियर ना हो, सो जो लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कम से कम कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री का टारगेट होता है कि हमें इस साल इतना ही डेप्रिसिएशन में लॉस करना है, सो वो लॉस कम कैसे होगा, मशीनरी में इन्वेंशन करके, इन्वेंट्री का यूज करके कि हमें बॉल बियरिंग यहाँ पे यूज करेंगे तो मशीनरी में इतना लॉस कम होगा, प्रॉपर टाइम टू टाइम लुब्रिकेंट दिया जाएगा तो इतना लॉस कम होगा, तो वो मशीनरी प्रॉपर वर्क करेगी। सो फॉर दैट पर्पज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। द थर्ड इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। बट यस, वन चीज, एक चीज है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जीडीपी यूज्ड टू कंपेयर इकोनॉमिक्स, राइट, कि हर कंट्री, वर्ल्ड में जितनी कंट्री है, इकोनॉमीज है, उनको कंपेयर किया जाता है कि किसका जीडीपी कितना है, कितना क्या है। बट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर इकोनॉमीज। व्हाई? बिकॉज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। Different economy has different governments, have different ideologies, have different approach towards the economy, तो सबका rate of depreciation अलग होता है।
So उसके बेसिस पे we cannot compare the economies, right, on the basis of net domestic product. The third is the gross national product. So what is gross national product? Like GDP in which हमने देखा कि एक कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है, राइट, उसके बेसिस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा रहा है. Now what is ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? कि एक इंडियन सिटीजन इंडिया में और कौन सी कंट्री में कितना प्रोडक्शन कर रहा है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, और उसके बेसिस पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा. दैट इज द टोटल प्रोडक्शन इन अ ईयर irrespective of the country by Indian citizen. Total production of goods and services in a financial year irrespective of the country by Indian citizen is known as gross national product, right? So that is gross national product की इसमें कितना कैलकुलेट किया जाएगा. बट यहाँ पे एक चीज होती है कि इंडियन सिटीजन्स कोई और कंट्री में जॉब करते हैं, सो वो वहाँ से इनकम लाते हैं, राइट. जैसे मैंने बोला कि जीडीपी में एफडीआई इंक्लूडेड था, कोई और फॉरेन सिटीजन्स आ रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है. बट जीएनबी में इंडियन सिटीजन्स इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा, और उसके अलावा जो फॉरेन कंट्री में उन्होंने इन्वेस्ट किया है या जॉब किया है, फॉर एग्जाम्पल टाटा या रिलायंस ने कोई और कंट्री में अपने प्लांट सेटअप किए है, सो वहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो वहाँ से जो रिटर्न आ रहा है, these will be included in GNP, right? That is gross national product. The basic formula for gross national product is gross domestic product GDP plus net income from abroad, right? Now what is net income from abroad? Net income means income from abroad में तीन है: private remittances, interest on external loans, and third is external grants. Now what is net income? Net income means inflow minus outflow. Like if you see, the first is private remittances. So private remittances means कि जो भी इंडियन सिटीजन्स है, फॉर एग्जांपल एक इंडियन सिटीजन है जो गल्फ कंट्री में जॉब कर रहा है, वहाँ पे वो सैलरी अर्न कर रहा है, वो थोड़ी रख रहा है, थोड़ा इंडिया में भेज रहा है, सो दैट इज इनफ्लो ऑफ मनी, राइट. ऑन द अदर हैंड कोई फॉरेन नेशनल है जो इंडिया में जॉब कर रहा है, अब वो सर्विस कर रहा है, सैलरी मिल रही है, और वो मनी सेंड कर रहा है उसकी रिस्पेक्टिव कंट्री में, सो दैट इज द आउटफ्लो. सो इनफ्लो आउटफ्लो, सो जो डिफरेंस रहा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का, दैट इज द नेट इनकम, राइट. सो प्राइवेट रेमिटेंसेज में कोई भी कंट्री जो इंडियन सिटीजन से दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, वहां से सैलरी मिल रही है और वो फिर भेज रहे हैं, और वैसे ही फॉरेन नेशनल्स को यहाँ सैलरी मिल रही है, वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में भेज रहे हैं, राइट. सो दैट इज नेट इनकम, inflow minus outflow. Now second is also interest on external loans, कि इंडिया ने कोई कंट्री को लोन दिया है, राइट, उस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दैट इज इनफ्लो. इंडिया ने कोई कंट्री या कोई इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, उस पे इंटरेस्ट पे हुआ है, राइट, दैट इज आउटफ्लो. सो इनका डिफरेंस दैट इज नेट इनकम, right, net interest on external loans. Third is the external grant. इंडिया ने कोई कंट्री को ग्रांट दिया, फॉर एग्जांपल कोई नेबरिंग कंट्री को ग्रांट दिया है, कोई साउथ एशियन कंट्री को ग्रांट दिया है, दैट इज आउटफ्लो. ऑन द अदर हैंड इंडिया को कोई कंट्री या कोई इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने कोई ग्रांट दिया है, सो दैट इज इनफ्लो. इन दोनों का डिफरेंस नेट इनकम. So GDP plus net income from abroad. But however इंडिया में एक डिफरेंट सिनेरियो है कि इंडिया में हमेशा से इनफ्लो कम रहा है और आउटफ्लो ज़्यादा रहा है. दैट मीन्स कि इतनी इनकम नहीं हुई है जितना इंडिया ने पेमेंट किया है, राइट. सो हमेशा से जो फॉर्मूला इंडिया में यूज होता है दैट इज जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, क्योंकि हमेशा से आउटफ्लो ज़्यादा है, इनकम कम है, इनफ्लो कम. सो दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नाउ इसके दो यूजेस है. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी हैज टू यूजेस. फर्स्ट, जैसे मैंने जीडीपी में बताया था, जीडीपी इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सॉरी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, की जीडीपी फोकस ऑन द क्वांटिटी, द वॉल्यूम, द साइज ऑफ द प्रोडक्शन
राइट, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे इतना फोकस नहीं करता है, वेयर एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फोकस ऑन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट। क्वालिटेटिव पे कैसे करता है कि उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है कि कितना पैसा आ रहा है, हमारे इंडियन सिटीजन्स फॉरेन कंट्री में से कितना पैसा ला रहे हैं और फॉरेन सिटीजन्स इंडिया कंट्री में से कितना पैसा लेके जा रहे हैं, राइट। सो दैट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। सेकेंड यूज इज द प्रोडक्शन बिहेवियर, कि प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है दूसरी कंट्रीज में, राइट, उसके बेसिस पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इंडियन नेशनल जो इंडियन डायस्पोराज है वो लोग कौन से अमाउंट में जा रहे हैं, कौन से अमाउंट में आ रहे हैं, उनकी सर्विसेज का आउटकम क्या आ रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा हो रहा है और उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। सो उससे प्रोडक्शन पैटर्न एक डिफाइन होता है। सो दिस इनेबल्स अस टू लर्न सेवरल फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्शन बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। द फोर्थ इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। अपने ने तीन कॉन्सेप्ट देखे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। ये तीन कॉन्सेप्ट देखे, बट ये तीनों कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी नेशनल इनकम एज अ वर्ड कहीं पे डिफाइन नहीं है या कहीं पे भी उसका यूज नहीं बता रहे। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द ओनली कॉन्सेप्ट जहां पे नेशनल इनकम को डिफाइन किया जाता है। कैसे? अब इफ यू गो बैक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है वो बताया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, दैट इज आवर एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितना इनकम हुआ है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, राइट। इंडियन सिटीजन्स का कितना इनकम हुआ है उसमें से नेट इनकम हटा दिया गया है कि जितना इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंशिएशन हटा दिया गया है, तो जो एक्चुअल इनकम रहा है वो बता दिया गया है। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर्मूला इज जीएनपी, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन वापस सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि लॉस ड्यू टू कैलेमिटीज, नेचुरल और मैन मेड और एनी अदर थिंग विल बी कैलकुलेटेड एज डेप्रिसिएशन, राइट। सो अपने प्रोडक्शन में से डेप्रिसिएशन हटा दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन मिला, इनकम में से भी डेप्रिसिएशन हटा दिया तो एक्चुअल इनकम मिली, राइट। सो दिस इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम, राइट, क्योंकि इसमें से अपने ने सारा लॉस हटा चुके हैं। सो अपना नेशनल इनकम कितना रहा है ऑफ ऑल द इंडियन सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, सो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इनकम ऑफ नेशन, राइट। नाउ दिस यूज, ये कॉन्सेप्ट का मेजर यूज होता है टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, राइट। द फॉर्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम इज द टोटल नेशनल इनकम, कितनी भी नेशनल इनकम है अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव नेशनल इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख, कि 1 लाख का एक नेशनल इनकम है एंड पॉपुलेशन इज 1000, राइट। सो द if we divide 1 lakh by 1000, the outcome will be 100, right. So 100 is the per capita income, that is one particular head or the one particular citizen or one particular head of a family will earn 100 per year, that is the per capita income, कि एक मेंबर को कितना अर्न हो रहा है, that is 100 rupees per year, that is per capita income, right. Thank you for watching this lecture. I hope to see you on the further lectures as we have started the Indian economic lectures. Today was just an introduction of an Indian economy. We'll try to cover every single topic and the most important topic related to our examination. Right? Thank you for watching our video. Thank you.